आज की क्लास में आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक बहुत ही फेमस टॉपिक जिसका नाम है बोर्स एटॉमिक मॉडल। आपको बता दें कि आप ये टॉपिक पढ़ तो रहे हैं केमिस्ट्री में और वो भी क्लास 11th में। अब इसका पूरा फायदा 12th क्लास में मॉडर्न फिजिक्स में, जब आप 12th स्टैंडर्ड में जाएंगे और वहाँ मॉडर्न फिजिक्स में सेम टॉपिक बोर्स एटॉमिक मॉडल आपको पढ़ना है, मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ना है, तो वहाँ आज के इस क्लास का फायदा मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे फिजिक्स के टीचर सीधे एक लाइन में बोलकर छोड़ देते हैं इस टॉपिक को कि आप केमिस्ट्री में पढ़ लिए होंगे, और आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला ये टॉपिक है मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी और बोर्स एटॉमिक मॉडल जो आज पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू कर रहे हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। इसका एक भी स्टेटमेंट सुनने से पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दें। आप पढ़ने जा रहे हैं एक एटॉमिक मॉडल, और एटॉमिक मॉडल के दुनिया में सबसे पहला कदम किसने रखा? तो सबसे पहला कदम रखा जॉन डाल्टन ने। और जॉन डाल्टन बस इतना ही बताए थे कि सबस्टेंस बहुत ही मिन्यूट पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसे एटम कहते हैं। इससे एक कदम आगे किनका रहा? जे थॉमसन का, जिन्होंने ये बताया कि एटम जस्ट लाइक मतलब वाटरमेलन के जैसा है। जिस तरह से वाटरमेलन में लाल वाला पार्ट जो होता है वो डेंस मतलब लाल वाला पार्ट में बीज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सीड्स, उसी तरह एटम में इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यानी कहने का मतलब है जो लाल वाला तरबूज आप गर्मी के दिनों में अक्सर यूज करते हैं, खाते हैं, उसके जैसा एटम का मॉडल होता है। तो वाटरमेलन मॉडल के नाम से ये जाना जाता है ये एटॉमिक मॉडल। इसमें जो डेंस पॉजिटिव चार्ज है वो तरबूज का लाल वाला पार्ट होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सीड्स होता है। तो ये थॉमसन का एटॉमिक मॉडल इससे एक कदम आगे क्यों है? क्योंकि इस एटॉमिक मॉडल को, जॉन डाल्टन एटॉमिक मॉडल को ये नहीं पता था कि एटम में चार्ज वाला पार्टिकल भी होता है। पहली बार पार्टिकल का नॉलेज किसने दिया? जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में। इसके बाद आता है बारी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का, जो ये बताता है कि एटम के सेंट्रल रीजन में एक डेंस पॉजिटिव चार्ज का एरिया होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे एटॉमिक मॉडल के डेवलपमेंट का सिलसिला, विकास का सिलसिला जारी है। पहले पता चला कि एटम होता है, फिर पता चला कि एटम में पार्टिकल होता है, फिर पता चला कि एटम में न्यूक्लियस भी होता है। लेकिन अभी तक इस 3 एटॉमिक मॉडल में से किसी एटॉमिक मॉडल को ये नहीं पता है कि न्यूक्लियस के बाहर एक फिक्स सर्कुलर पाथ होता है जिसे ऑर्बिट कहते हैं, जिसका प्रथम ज्ञान, फर्स्ट नॉलेज किसने दिया? नील्स बोर ने। तो जो आप सभी स्टूडेंट देख पा रहे हैं ये सभी ऑर्बिट को, इसका फर्स्ट नॉलेज नील्स बोर ने दिया। नील्स बोर ने पहली बार ऑर्बिट के बारे में नॉलेज दिया। तो ये ऑर्बिट, जिसको एनर्जी लेवल, जिसको सेल कहते हैं, इसके बारे में पहली बार इन्होंने ही बताया था। इससे पहले न जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में, न रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में किसी को नॉलेज नहीं था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर कहाँ रहता है। रदरफोर्ड ने भी बताया था कि न्यूक्लियस के बाहर बस ऑर्बिट, बस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक फिक्स सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स करता है न्यूक्लियस के चारों ओर। ये पहली बार किसने बताया? तो वो नील्स बोर ने बताया। अब आपका ये टॉपिक प्रारंभ होने जा रहा है। नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल आप पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा आपको कुछ और बता दें। मैक्स प्लैंक के क्वांटम थ्योरी को फॉलो करते हुए नील्स बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, और मैक्स प्लैंक का क्वांटम थ्योरी का मेन स्टेटमेंट इन्होंने फॉलो किया कि इलेक्ट्रॉन लॉस देयर एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो अपने एनर्जी का लॉस करता है वो कंटिन्यूअसली नहीं बल्कि डिसकंटिन्यूअसली करता है, लगातार नहीं बल्कि रुक रुक कर करता है। इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए नील्स बोर ने एटॉमिक मॉडल दिया, और इनका एटॉमिक मॉडल नील्स बोर एटॉमिक मॉडल यानी बोर्स एटॉमिक मॉडल के नाम से फेमस हुआ। यानी नील्स बोर पुट फॉरवर्ड ए मॉडल ऑफ एटम ऑन द बेसिस ऑफ मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी। नील्स बोर ने एटम के मॉडल से संबंधित अपना एक कॉन्सेप्ट दिया, एटॉमिक मॉडल से संबंधित, जो बोर्स एटॉमिक मॉडल के नाम से जाना जाता है, जिसका पहला स्टेटमेंट करता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स सर्कुलर पाथ विच इज कॉल्ड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमता है जिसे क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमता है जिसे ऑर्बिट कहा जाता है। द एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिट इज फिक्स्ड
प्रत्येक ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। तो यहाँ फिक्स एनर्जी का मतलब है इसकी एनर्जी 10 किलो जूल है, इसकी 20 किलो जूल है, इसकी 30 किलो जूल है, इसका 40 किलो जूल है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो उसको 50 किलो जूल एनर्जी लेकर रहना होगा। अगर 50.1 भी रहेगा तो यहाँ नहीं रहेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसकी एनर्जी 30 किलो जूल है, तो 30 किलो जूल ही एनर्जी लेकर रहना होगा। द एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिट इज फिक्स्ड। तो ये स्टेटमेंट नंबर 1 था। स्टेटमेंट नंबर 2, अकॉर्डिंग टू बोर्स और एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल के अनुसार ऑर्बिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 2 3 4 5 और मतलब 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कह सकते हैं और KLMNO मतलब KLMN द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं या 1 2 3 4 इंटीजर द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करने का मेथड है जो आप लोग 9th 10th में ही जान गए थे, पढ़ लिए थे। स्टेटमेंट नंबर 3 से कुछ ज्यादा समझने लायक है। स्टेटमेंट नंबर 2 अभी हमने समझाया, एक बार फिर से इसको देख भी लिया जाए। स्टेटमेंट नंबर 2 और 1। स्टेटमेंट नंबर 1, अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड a fixed circular path which is called orbit. The energy of each orbit is fixed. It is also called energy level. स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कह रहा है कि ऑर्बिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 2 3 4 और KLMNO। क्लियर। स्टेटमेंट नंबर 3 समझने से पहले आप सभी स्टूडेंट को पहले मोमेंटम के बारे में नॉलेज चाहिए। मोमेंटम 9th 10th में मोमेंटम पढ़ चुके हैं। मोमेंटम क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम कहते हैं। ये मोमेंटम दो प्रकार का होता है, एक लीनियर मोमेंटम और एक एंगुलर मोमेंटम। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पथ पर मोशन में होता, जब कोई ऑब्जेक्ट लीनियर पथ पर मोशन में होता है, लीनियर पथ में मोशन में होता है, लीनियर पथ पर मोशन में होता है, तो हम यहाँ लीनियर मोमेंटम यानी कि यहाँ लीनियर मोमेंटम का कैलकुलेशन करते हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यहाँ जब मोमेंटम निकलेगा तो केवल मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से ही निकल जाएगा, जो आप जानते हैं। लेकिन अब जो मोमेंटम का बात हम करने जा रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पथ पर मोशन में होता है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पथ पर मोशन में होता है, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को निकालने के लिए आप सभी स्टूडेंट को समझना होगा कि ये एक एंगुलर मोमेंटम है, ये लीनियर मोमेंटम नहीं है, ये सर्कुलर पथ पर मोशन में है। तो यहाँ मोमेंटम निकालने के लिए मास वेलोसिटी के साथ साथ रेडियस ऑफ ऑर्बिट का भी जरूरत पड़ेगा। यानी मोमेंटम दो प्रकार का होता है, एक लीनियर मोमेंटम और एक एंगुलर मोमेंटम। जब कोई ऑब्जेक्ट लीनियर पथ पर मोशन में होता है तो लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट किया जाता है, और जब सर्कुलर पथ पर मोशन में होता है तो एंगुलर मोमेंटम निकाला जाता है। वहां केवल मास वेलोसिटी से काम नहीं चलता है, मास वेलोसिटी के साथ साथ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम और इट इज आल्सो कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। लेकिन यहाँ पर हम एंगुलर मोमेंटम का बात कर रहे हैं, तो मास वेलोसिटी और रेडियस इन सभी के मल्टीपल को हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। और आज के पढ़ाई का संबंध, आज के टॉपिक का संबंध लीनियर मोमेंटम से नहीं है, एंगुलर मोमेंटम से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पथ पर मोशन में होता है। तो सर्कुलर पथ पर मोशन में होता है, तो इसी से रिलेटेड है स्टेटमेंट नंबर 3 क्या कहता है, समझा जाए। स्टेटमेंट नंबर 3 ये है, only those orbits are permitted, only those orbits are permitted which angular momentum of an electron is equal to nh by 2 pi। केवल वही ऑर्बिट, वर्ड पर ध्यान दिया जाए, केवल वही ऑर्बिट स्टेबल माने जाते हैं जिसके इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम मतलब mvr nh by 2 pi के इक्वल होता है। जरा ध्यान देंगे, हमने क्या बोला, वही ऑर्बिट स्टेबल माने जाते हैं जिसके इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इट मींस mvr nh by 2 pi के क्या होता है, इक्वल होता है। तो जल्दी से बताइए, इसमें m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, r क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कंप्लीट mvr क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब उसके बाद हम बात करते हैं n का। n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट इन द सेंस आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो n का वैल्यू 1, यहाँ है तो n का वैल्यू, यहाँ है तो n का वैल्यू 5।
तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। H क्या है बता दीजिए जल्दी से। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है वैल्यू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो ये मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी में प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू आया था, और इसके बाद पाई का वैल्यू तो आप अच्छे से जानते हैं 3.14। तो ये था स्टेटमेंट नंबर 3। अच्छे से फिर से सुना जाए। वे ही ऑर्बिट स्टेबल माने गए हैं जिसके इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम मतलब एम्बियर nh/2π के इक्वल होता है। और इस स्टेटमेंट को समझाने से पहले हमने क्या क्या समझाया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का वैल्यू होता है mv और एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू होता है mvr। चलिए स्टेटमेंट नंबर 4। स्टेटमेंट नंबर 4 सुनने से पहले थोड़ा सा ध्यान दिया जाए स्टेटमेंट नंबर 1 पर। स्टेटमेंट नंबर 1 में आपने क्या सुना था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक फिक्स सर्कुलर पाथ पर घूमता है जिसे ऑर्बिट कहते हैं, और प्रत्येक ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है फिक्स होती है। तो जरा आप ही सोचिए, जब प्रत्येक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है, इसकी एनर्जी 10 किलो जूल, इसका 20 किलो जूल, इसका 30 किलो जूल, इसका 40 किलो जूल, इसका 50 किलो जूल। अगर इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए 20 किलो जूल में है और ये 50 किलो जूल वाले में जा रहा है, तो यहाँ पर एनर्जी क्या होगा और इसको जरूरत होगा, यानी एनर्जी लेकर ही ये 20 किलो जूल से कहाँ जाएगा 30 किलो जूल। तो यहाँ पर 50 किलो जूल में, तो यहाँ 30 किलो जूल अलग से एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी इसको एब्जॉर्ब करना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब प्रत्येक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन वन एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा तो एनर्जी का या तो इमिशन होगा या तो एब्जॉर्प्शन। जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाएगा तो वहां एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, लेकिन हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी क्या होगा इमिट होगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी में लेवल में आएगा तो उसको अपने एनर्जी को इमिट करना होगा, तब वो यहाँ पर इस ऑर्बिट में रह सकता है 50 किलो जूल वाले में आ रहा है 30 किलो जूल में रिटर्न, तो 20 किलो जूल उसको एनर्जी रिलीज करना होगा इन दी फॉर्म ऑफ लाइट। तो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट मतलब स्टेटमेंट नंबर 4 समझाने जा रहे हैं, जिसका मेन स्टेटमेंट कहता है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल द एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब। जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में आ जाता है तो एनर्जी या तो रिलीज होता है या तो एब्जॉर्ब होता है। अब सवाल उठता है कि कब रिलीज कब एब्जॉर्ब। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट द एनर्जी इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड इट इज इक्वल टू E2 - E1। जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आता है तो एनर्जी का इमिशन होता है और उसका मान E2 - E1 के इक्वल होता है। लेकिन यही केस सेकंड में बताया जा रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन goes to lower energy level to higher energy level the energy is absorbed in the energy is absorbed and it is equal to E2 - E1। अब इस बात को आप अच्छे से फिर से समझेंगे दोबारा। यहां से दोनों ही केस में E2 - E1 आ रहा है, कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो, अच्छे से समझे। इसलिए फिर से केस फर्स्ट, when electron returns from any higher orbit to lower orbit, any higher orbit to lower orbit, यहाँ हायर से लोअर में आ रहा है। सपोज दैट 30 किलो जूल में है और 10 किलो जूल वाले में आ रहा है। आपसे हम पूछेंगे कि बताइए कितना एनर्जी रिलीज किया, तो आप क्या बताएंगे? ये 20 आप कहाँ से लाए? 20 आपने कहाँ से लाया? 30 में से 10 घटा दिया। 30 क्या था? हायर एनर्जी लेवल का वैल्यू, और 10 किसका था? लोअर। दोनों का डिफरेंस क्या आ गया? इमिटेड एनर्जी। तो इमिटेड एनर्जी कितना का हुआ? 20 किलो जूल कैसे निकला? हायर में से लोअर। इसके जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉन अगर लोअर से हायर में जाए, सपोज दैट 10 से 50 किलो जूल वाले में जाए, तो यहाँ पर हम जानना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी क्या होगा? कितना एब्जॉर्ब होगा? अभी भी जो आप एब्जॉर्ब वैल्यू निकाल रहे हैं, क्या करके निकाल रहे हैं? हायर में से ही तो लोअर घटा रहे हैं, E2 में से ही E1 घटा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ का डेल्टा E एब्जॉर्ब एनर्जी कहलाएगा और यहाँ का डेल्टा E क्या कहलाएगा? इमिटेड एनर्जी।
तो जब लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। और एक बात यहाँ समझने लायक है, ये इलेक्ट्रॉन तब तक से लोअर से हायर में नहीं जाएगा जब किसी सोर्स से एनर्जी नहीं दिया जाएगा, या तो इलेक्ट्रिक स्पार्क से, इलेक्ट्रिक करंट से या हीट से। जब तक से एनर्जी नहीं दिया जाएगा, ये तब तक से नहीं जाएगा। तो हम जानना चाहते हैं कि अलग से एक्स्ट्रा एनर्जी इसने कितना गेन किया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में घटाएंगे, हमको पता चल जाएगा कितना एनर्जी गेन किया। तो यहाँ पर हमने पूरा कॉन्सेप्ट इस प्रकार से समझाया कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू लोअर one energy level to another energy level, the energy is released or absorbed. Case first, when electron returns from higher orbit to lower orbit, the energy is released in the form of light and it is equal to E2 minus E1. और इसके just opposite, when electron goes to lower energy level to high energy level, the energy is absorbed and it is equal to E2 minus E1. तो ये बात दोनों समझने लायक था। स्टेटमेंट नंबर 5, स्टेटमेंट नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से समझा जाए। स्टेटमेंट नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिला दें कि आप बोर्स एटॉमिक मॉडल से पहले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़े थे, जिसमें बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर प्लैनेट की तरह घूमता है। क्योंकि रदरफोर्ड को तो पता ही नहीं था कि ऑर्बिट भी होता है, तो उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर प्लैनेट की तरह घूमता है। तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि वो न्यूक्लियस में ही गिर जाएगा या फिर एटम से बाहर चला जाएगा। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में ये माना गया था कि इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी का लॉस करता है, जबकि बोर एटॉमिक मॉडल में मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी को फॉलो करते हुए स्टेटमेंट दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी का लॉस नहीं करता है, रुक रुक कर करता है और एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट के रूप में करता है, जिसे क्या कहते हैं, क्वांटम। तो यहाँ ये सारे स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए नील्स बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया जो एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है, यानी इनके अनुसार एटम स्टेबल है। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर इसी तरह प्लेनेट की तरह नहीं घूमता है, एक फिक्स सर्कुलर पाथ पर घूमता है, इसलिए यहाँ एटम के स्टेबिलिटी का एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है। लास्ट स्टेटमेंट सुनने से पहले आप सभी स्टूडेंट को 9th 10th में पढ़ा हुआ वो बात याद आएगा, व्हाट इज स्पेक्ट्रम। तो जब किसी सनलाइट को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो आप लोग को याद होगा 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है, जिसे आप रोएक बीव रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये इसको आप क्या बोलते थे, स्पेक्ट्रम। यहां हम पहली बार एटम से स्पेक्ट्रम प्राप्त करने जा रहे हैं। यहां सनलाइट को प्रिज्म से होकर गुजारा गया है और हम यहां एटम से स्पेक्ट्रम प्राप्त करने जा रहे हैं। कैसे? क्योंकि आपका नॉलेज उतना डेवलप हो चुका है कि आप ये समझ सकते हैं। वर्ड पर ध्यान दीजिए। ये है कि इलेक्ट्रॉन जो हायर एनर्जी लेवल में है, यहाँ इसकी एनर्जी 50 किलो जूल है और ये 30 किलो जूल वाले एनर्जी लेवल में आ रहा है, यानी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है। आप ही बताइए, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो एनर्जी का एमिशन लाइट के रूप में होता है, और उसी लाइट के सामने अगर हम प्रिज्म रख दें तो ये एक स्पेक्ट्रम डेवलप करेगा कि नहीं करेगा। इसी स्पेक्ट्रम को केमिस्ट्री के दुनिया में एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। एटम से प्राप्त स्पेक्ट्रम है, कोई सनलाइट से प्राप्त स्पेक्ट्रम नहीं है। When electron returns from any higher orbit to lower orbit, the energy is emitted in the form of light, and when this light is passed through a prism, a spectrum is developed. This spectrum is called atomic spectrum. जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है, और आप अच्छे से जान चुके हैं कि हायर से लोअर में आने में उसको अपना एनर्जी लॉस करना होगा, इमिट करना होगा, और वो एनर्जी जैसे ही इमिट करेगा लाइट के रूप में, उस लाइट को अगर प्रिज्म से गुजारेंगे वहाँ एक स्पेक्ट्रम डेवलप होगा। चूंकि ये एक स्पेक्ट्रम एटम से प्राप्त स्पेक्ट्रम है, इसलिए हम इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं।
आपको बता दें कि इससे पहले न रदरफोर्ड न जे थॉमसन किसी ने भी इस तरह के एटॉमिक स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन नहीं किया था। तो पहली बार नील्स बोर के द्वारा ये 1 इलेक्ट्रॉन रखने वाले एटम के स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन दिया गया। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। आप लोगों को पता है हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। तो ये था आपका आज का क्लास जिसमें हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल समझाया। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या सिखाया, एक बार फिर से पूरा रिकैप आज के क्लास का 2 मिनट में। पहला स्टेटमेंट यही समझाया कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर पथ पर घूमता है जिसे ऑर्बिट कहते हैं। प्रत्येक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है। स्टेटमेंट नंबर 2 समझाया कि ऑर्बिट को के एलिमेंट या 1 2 3 4 द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 3 समझाया कि वही ऑर्बिट स्टेबल माने गए हैं जिसके इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो होता है NH/2 पाई के इक्वल होता है। एंगुलर मोमेंटम जब भी बोलेंगे आज के बाद आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए MVR, NH/2 पाई के इक्वल होना चाहिए। स्टेटमेंट नंबर 4 समझाता है कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब जाता है तो या तो एनर्जी रिलीज होती है या तो कब रिलीज होती है? जब हायर से लोअर में आता है। और कब एब्जॉर्ब होती है? स्टेटमेंट नंबर 5 समझाता है कि बोर्स का एटॉमिक मॉडल एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। और स्टेटमेंट नंबर 6 समझाता है कि बोर्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जो भी स्टूडेंट इसको ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं आप इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।